स्टूडेंट्स नमस्कार। कुछ समय गैप लगने के बाद आज से हम पुनः दोबारा क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। व्यस्तता होने के कारण कुछ टाइम बाहर था मैं अवकाश पर, इसलिए आपको क्लासेज नहीं ले पाया था। तो हमारा जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत टॉपिक चल रहे थे वो भारतीय शिक्षा नीतियों का जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पढ़ी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ी थी, उसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया था, उनका किस रूप में निर्धारण किया गया था, उनका हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था पिछले अध्यायों में। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा। अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के बाद उसकी एक समीक्षा की जाती है कि हमारा जो कार्य है वो कितना कारगर साबित हुआ है, जिस पर्पज़ से हमने वो कार्य किया है वह पर्पज़ उस कार्य को करने के बाद पूरा हुआ है या फिर उसमें कोई कमी रह गई है। अगर कमी रह गई है तो फिर उसे हम दोबारा से सुधारने का भी प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे जैसे हमने जैसे समितियों का गठन किया गया था या फिर आयोग बनाए गए थे, उनके तुरंत 1 या 2 साल बाद उनकी समीक्षा समितियों का भी गठन किया गया था। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो बनाई गई थी, उसकी जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाई गई थी वो राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 में इसका निरूपण किया गया था। तो इसमें अगर हम देखें तो भारत सरकार ने कुल सन 1986 में शिक्षा की संघर्षपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिकाओं के लिए शिक्षा को एक सशक्त माध्यम बनाते हुए शिक्षा नीति निर्धारित की थी तथा इसमें सन 1986 में इसकी कार्य योजना प्रकाशित होते हुए तथा 1987 में इसे क्रियान्वयन किया गया। मतलब यह 1986 में तो इसको निरूपण कर दिया गया और इसको लागू कब किया गया? 1987 में। तथा इसके पश्चात जून 1989 में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा सत्ता में आया तो सरकार बदलते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिवर्तन की आवाज़ उठने लगी। अर्थात तो इस काल में क्या हुआ, सरकार चेंज हो गई तथा उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने सन 1990 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसे इनके नाम से ही राममूर्ति समीक्षा रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये समिति तो बना दी, लेकिन इस समिति का जो स्वरूप है, इसके लिए मुख्य रूप से 3 प्रमुख कार्य सौंपे। कितने कार्य सौंपे? 3। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये साथ के साथ आप नोट करते चलना। मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने डिस्प्ले पर अंकित कर दिए हैं। इन पॉइंटों के अनुसार हम एक एक पॉइंट का विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा इसमें मैं जो भी बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो आप इसे नोटबुक पर अपनी नोट करते रहना, और कोई भी कमी आए नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसमें अपनी समस्या बता सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कितने भागों में कितने कार्य सौंपे इस समिति को? मुख्य रूप से 3 कार्य सौंपे। सबसे पहला कार्य तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना था। 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन कौन से संशोधन होने
और उनमें क्या क्या नए सुझाव देने। इसके बाद तीसरा जो कार्य सौंपा गया था, संशोधन नीति के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त सुझाव देना। तो ये हमने जो पॉइंट निर्धारित किए हैं सभी, ये तो हमारे जैसे राष्ट्रीय शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप और इससे संबंधित जो जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव भी हमने राममूर्ति समीक्षा समिति रिपोर्ट 1990 के अनुसार प्राप्त किए थे। अब देखिए, राममूर्ति समिति ने अपना पहला प्रतिवेदन 26 दिसंबर 1990 को एक प्रबुद्ध एवं मानवतापूर्ण समाज की ओर शीर्षक के रूप में प्रस्तुत किया। अर्थात इन्होंने जो अपना टाइटल बनाया वो बनाया एक प्रबुद्ध एवं मानवता समाज। तो इनका जो टाइटल था, एक प्रबुद्ध एवं मानवता समाज। इस टाइटल के आधार पर इन्होंने अपना शीर्षक बनाया तथा इस समिति ने शिक्षा नीति की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की उप समितियों का भी गठन किया और इस विषय में अपने अपने विचार सरकार के समक्ष रखे गए। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर पहला संशोधन राममूर्ति शिक्षा समिति के अनुसार किया गया। अब सुनिए, अब ये तो हमने राममूर्ति समिति की जो रूपरेखा है ये हमने जानी है। अब इसके बाद हमारा जो इसके प्रमुख किन किन भागों में जो उप समितियाँ बनाई गई थी, उप समितियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक एक उप समिति के बारे में अध्ययन करेंगे जिसने कौन कौन सी उसमें समीक्षा की है और उसके सुझाव भी उसको दिए गए हैं। उन सुझावों को और रिपोर्ट को हम क्रम वाइज देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप। अब देखिए, इसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था तभी राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर सकती है जब पूरे राष्ट्र में एक ही प्रकार की शैक्षिक संरचना हो, और इस प्रकार की शैक्षिक संरचना 1986 की शिक्षा नीति में अपनाई गई थी। कौन सी? 10+2+3 ये पैटर्न अपनाने का इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सुझाव दिया था। अर्थात इस दृष्टि से ये जो पैटर्न है 10+2+3 संरचना को स्वीकार कर लिया गया और पूरे भारत देश में इस पैटर्न को लागू किया गया। अगला जो स्वरूप था, शिक्षा में समानता व सामाजिक न्याय के सिद्धांत का भी पालन किया जाना चाहिए। अर्थात शिक्षा में ऐसा नहीं कि हम कोई शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जानी चाहिए। उसमें हमारी सामाजिकता पर सामाजिक न्याय का पालन किया जाना चाहिए और समानता का व्यवहार भी अपनाना चाहिए। भारत में महिला शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, अतः नारी सशक्तिकरण के लिए भी स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। और इन्होंने क्या किया? स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया नारी सशक्तिकरण के लिए। अब देखिए, इसमें अपनी रिपोर्ट में इन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहला तो शिक्षा की सफलता का एक आधारभूत कारण यह है कि हम मौलिक विरोध तो कर रहे हैं, फिर भी हमारी शिक्षा पर वे मान्यताएं, लक्ष्य और मूल्य लागू होते हैं जो ब्रिटिश राज्य में थे। अर्थात हम शिक्षा का पालन तो कर रहे हैं, आवश्यकता को तो समझ रहे हैं, लेकिन जो हम निर्धारित कर रहे हैं जिन नीतियों को, वो नीति वो ही हैं जो हम ब्रिटिश राज्य में देखते थे। अर्थात अंग्रेज़ों ने जन सामान्य को शिक्षा से दूर रखा और शिक्षा को जीवन से, परंतु अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के बाद भी शिक्षा में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। आज हमारी शिक्षा के प्रमुख उच्च एवं मध्य वर्गीय लोग हैं। इस प्रकार शिक्षा समतावादी परिवर्तन लाने में सहायक न होकर बाधक हो रही है और देश मैकालेवादी शिक्षा व्यवस्था में आज भी बंधा हुआ है। अर्थात जो मैकाले का जो घोषणा पत्र था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसी पद्धति को आज भी इस रिपोर्ट के अनुसार स्वीकारा गया है।
जैसे हमारी जो सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया कि हमारी जो शिक्षा है विशिष्ट विषय विशेषज्ञों के मत एवं निर्णयों पर निर्भर रहती है। इसका नियंत्रण एवं मार्गदर्शन वे ही लोग कर रहे हैं जो जनसाधारण से अलग रहते हैं। सरकार की नीति जैसे शिक्षा, कृषि, उद्योग, वन, जल विषयक नीति, यहाँ तक कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए निर्धारित नीतियों में कोई पारस्परिक तालमेल नहीं दिखाई देता। अतः ये पूर्ण रूप से हम सत्य मान सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता और औचित्य पर विचार किए बिना इसका विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए केवल व केवल शिक्षा जिम्मेदार नहीं है। और इसमें रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ये समय की आवश्यकता है कि नई शिक्षा के लिए जन आंदोलन शुरू किए जाएं, जो इन गिने चुने लोगों के लिए भी नहीं बल्कि सर्वसाधारण के लिए हो। जब तक जनता का दबाव नहीं होगा तब तक वर्तमान प्रचलित शिक्षा प्रणाली को समाप्त किए जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसने ये तो रिपोर्ट पेश की। अब इसके बाद आता है शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव जो कौन कौन से दिए हैं इन्होंने बताया है कि समिति ने शिक्षा समिति की इस धारणा की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया जिसमें शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण की भी बात कही गई है। अर्थात जो हमारा केंद्रीकरण है वो एक छात्र का संपूर्ण अलग अलग भागों में उसका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और अलग अलग, जैसे प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी उसमें 1951 से 55 के लिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी कब से कब तक थी 1951 से 1955 तक। इसमें शिक्षा के लिए 7.86% की व्यवस्था की गई। मतलब सबसे पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना है उसमें हमारे जो शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, जो फंड की वित्तीय संबंधी व्यवस्था की गई है वो 7.86% की गई है। लेकिन आने वाले समय में जो पंचवर्षीय योजना आई है शिक्षा पर ध्यान कम होता गया है और लगभग अगर हम बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की, 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो यह जो आंकलन है वो घटकर कितना हो गया 3.55% हो गया। अतः इस कारण धन के अभाव के कारण भी शिक्षा नीति को सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है, जिसके लिए समिति ने प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार से दिए गए हैं। तो उन सुझावों को मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ जिसको आप नोट कर रहे हैं उसको। तो सबसे पहले जो पहला सुझाव था वो तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण, निरक्षरता उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। अर्थात हम कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं, किसी चीज़ की उन्मूलन का कार्य कर रहे हैं तो उसका हमें समय सीमा का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। अगला है 8वीं योजना के अंत तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक शिक्षा संकुल अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए और इसके संचालन का दायित्व स्थानीय समुदायों एवं शिक्षकों पर छोड़ा जाना चाहिए। अगला इनका सुझाव है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका समन्वय एवं विशेषज्ञता प्रदान करने तक सीमित होनी चाहिए और राज्यों को अपनी परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के रूप में निर्धारण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला जो इनका पॉइंट है अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के गठन के स्थान पर राज्यों में राज्य शैक्षिक सलाहकार सेवा गठित की जानी चाहिए।
इसके बाद संसाधन की कमी की पूर्ति हेतु शिक्षा एवं प्रयोगशाला आदि शुल्कों में लागत के अनुसार वृद्धि की जानी चाहिए। तो इस प्रकार के इन्होंने क्या है सुझाव भी दिए। अब शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव। इसमें इन्होंने बताया है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया है तथा जब 1990 तक इस लक्ष्य की संतोषजनक प्राप्ति नहीं हुई तो समिति ने इसके संबंध में और भी कुछ निम्न प्रकार से सुझाव दिए। जैसे पहला इनका सुझाव था, सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को 10 वर्ष के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के लिए अधिक धनराशि दी जानी चाहिए तथा उन्हें कम से कम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात बालक के घर से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। निजी स्कूलों को सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए। अगला सुझाव था कि आप प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनको सार्वजनिक प्रणाली से भी जोड़ा जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों के स्कूलों की दशा सुधारने हेतु धन आवंटित किया जाना चाहिए, अर्थात जो ऐसे स्कूल जिनमें सुविधाओं का अभाव है उनके लिए एक्स्ट्रा वित्त आवंटित करने के बाद उनकी स्थिति को सुधारा जाना चाहिए। कैपिटेशन फीस को नियंत्रित किया जाना चाहिए, अर्थात जो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है उस पर भी नियंत्रण रखा जाना चाहिए। अब देखिए इसमें अगला जो उद्देश्य है शिक्षा का उद्देश्य, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप जो पॉइंट अभी तक बताएं, जो हमने सबसे पहले पॉइंट बताया था शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप, वहाँ से स्टार्ट करके शिक्षा के संगठन संबंधी समीक्षा तक हमने आज अध्ययन किया है। तो आप इसको अपने दोबारा से पढ़ना सुनना और इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, ठीक है।